आज हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर का कोर्स और इस कोर्स में हम पीएमएस का जो पूरा कोर्स है एग्रीकल्चर का उसको कवर करेंगे। इसके अलावा ये एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का जो कोर्स है सीएसएस का उसको भी ये कवर करेगा साथ साथ। तो हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की कोर्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसमें 7 चैप्टर्स है। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर लिया हुआ है यहाँ पे एंड दैट इज चैप्टर 1। चैप्टर 1 को मैंने कन्वर्ट किया है इनटू 4 डिफरेंट टॉपिक्स, राइट। सो इसमें से मैं क्या करूँगा कि एक एक टॉपिक को मैं एक लेक्चर में कवर करूँगा। दैट मीन्स कि चैप्टर 1 जो है उसमें तकरीबन 4 लेक्चर्स होंगे। फर्स्ट लेक्चर जो है दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज एज बेसिस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड सेकेंड लेक्चर जो है दैट इज एग्रीकल्चर इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम, rule of research and new technologies in agriculture and future of agriculture in Pakistan। So ये 4 डिफरेंट टॉपिक्स है। फिर इस चैप्टर 1 में तो हम एक एक के ऊपर अलग अलग जो है वो बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज एज बेसिस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें क्या है, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर आज बात होगी। नेचुरल रिसोर्सेज से क्या मुराद है? नेचुरल रिसोर्सेज से मुराद वो सारी रिसोर्सेज है, वो सारे ज़राए हैं जो कि कुदरती तौर पर अवेलेबल है। तो उनमें से फर्स्ट जो ज़रिया है दैट इज़ लैंड, सेकंड जो है हमारे पास है वाटर, थर्ड है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, राइट, 4 एनवायरनमेंट है एंड 5 हमारे पास क्या है, एनर्जी, जिसमें सोलर एनर्जी या जनरली जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो वो इसमें शामिल है। तो है क्या हमारे पास यहाँ पे 5 जो ये डिफरेंट रिसोर्सेज है। हम पहले कोशिश करेंगे कि लैंड को कवर करें। लैंड क्या है, किस तरह की नेचुरल रिसोर्स है और एग्रीकल्चर का बेस किस तरह लैंड बनता है, मतलब एग्रीकल्चर का लैंड के साथ क्या रिलेशनशिप है। इस तरह से वाटर एक नेचुरल रिसोर्स तो है, लेकिन ये वाटर जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए क्यों ज़रूरी है और किस तरह से यहाँ पे रोल प्ले करता है। इसके अलावा बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स किस तरह एग्रीकल्चर को क्या करते हैं, बूस्ट अप करते हैं, एग्रीकल्चर को किस तरह फ़ायदा देते हैं। एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट तो एज अ होल इन सब का जो है जो एक कलेक्टिव नाम है वो एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट का क्या रोल है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में और एनर्जी का फिर क्या रोल है, एक एक को हम देखेंगे, आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, आगे जाने से पहले ये एक चीज़ ध्यान में याद रखिए, एग्रीकल्चर कैसे कहते हैं। एग्रीकल्चर जो है ये कोई सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ प्लांट्स को ही एग्रीकल्चर कहें। हमारे पास सिर्फ प्लांट्स हो तो हम प्लांट्स को जो है वो एग्रीकल्चर कहें और इसके अलावा जितनी भी इसके अलावा जो चीज़ें इसको हम क्या ना कहें, एग्रीकल्चर ना कहें। एग्रीकल्चर जो है एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। आगे हम डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ प्लांट्स भी आते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो लेव स्टॉक है, लेव स्टॉक जो है वो भी आता है इसमें, राइट, लेव स्टॉक भी इसमें आता है। इसमें फिशरी जो है वो भी शामिल है, राइट। इसमें इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स जो है वो शामिल है, राइट। सो ये सारी चीज़ें जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर आती है। प्लांट्स है, लेव स्टॉक है और हमारे पास नंबर 3 जो है वो फिशरी है। ये 3 मेन चीज़ें हैं। इसके अलावा फिर बहुत सारे सब इसमें डिपार्टमेंट्स है, सब सेक्टर्स है एग्रीकल्चर में आते हैं। तो हम इंशाल्लाह उनके ऊपर एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम की जो ऊपर बात करेंगे तब मैं आपको वो भी समझाऊंगा। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है वो इन चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लैंड क्या है, लैंड रिसोर्स के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं। लैंड क्या है? लैंड हमारे पास एक रिसोर्स है। लैंड क्या है? एक सोर्स है मेन एग्रीकल्चर के लिए। किस तरह सोर्स है? लैंड इज द प्राइमरी फिजिकल सोर्स फॉर एग्रीकल्चर। लैंड जो है वो प्राइमरी फिजिकल सोर्स है, मतलब लैंड के बगैर आप क्रॉप्स को नहीं उगा सकते। आपके पास फॉरेस्ट नहीं है, आपके पास जो है वो पानी नहीं है, मींस फिशरी नहीं है, राइट, आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास लैंड होना चाहिए। तो फिजिकल और मेन जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो क्या है हमारे पास? वो लैंड है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर अच्छा, लैंड जो है वो मेनली हम अपने बेनिफिट्स यानी एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से 3 डिफरेंट सेक्टर्स में इसको डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है एरेबल लैंड। एरेबल लैंड कौन सा लैंड है? ये वो लैंड है जिसको हम जो है वो
क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, इसको एरेबल लैंड कहते हैं। तो एरेबल लैंड जो है ये फिर डिफरेंट रीजन में डिफरेंट होता है, इसके ऊपर हम आगे यहाँ पे बात करते हैं। अच्छा, सेकंड हमारे पास है पास्चर लैंड। पास्चर लैंड वो लैंड है दैट इज विच इज़ यूज्ड फॉर लाइवस्टॉक ग्रेजिंग, मतलब यहाँ पे हम गाय चराते हैं। आमतौर पर हमारे इलाके में, यहाँ पे केपी में, तो हम ज़्यादातर ये वाले जो लाइवस्टॉक ग्रेजिंग रीजन है या पास्चर लैंड है या मीडोज है वो ज़्यादा नहीं देखते, लेकिन कुछ रीजन्स में ये पाए जाते हैं। तो एग्रीकल्चर का एक मेन हिस्सा है, क्योंकि लिव स्टॉक ज़्यादातर डिपेंडेंट है ऑन पास्चर लैंड ऑन मीडोज। सो लिव स्टॉक जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्रीकल्चर का। इसके अलावा फॉरेस्ट लैंड है। फॉरेस्ट लैंड जो है ये दो चीज़ें हैं फॉरेस्ट लैंड में, एक तो होते हैं ना टिम्बर फॉरेस्ट होता है, और एक होते हैं नॉन टिम्बर फॉरेस्ट। तो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट जो है ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्ले करता है। तो एरेबल लैंड, पास्चर लैंड एंड फॉरेस्ट लैंड, ये तीन जो है डिफरेंट लैंड्स हमारे पास क्या है, ये लैंड रिसोर्स में आते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब एग्रीकल्चर में किस तरह हम ये कह सकते हैं कि लैंड means that is a natural resource, so how this natural resource being a base for agriculture production, right, इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, आपके पास जो सॉइल है that decides क्रॉपिंग पैटर्न, आपके पास सॉइल जो है वो डिसाइड करता है क्रॉपिंग पैटर्न को। आपके पास किस तरह सॉइल है, वो फर्टाइल है, उसकी ड्रेनेज किस तरह हो रही है, मतलब उसके अंदर जो है ना उसका टेक्सचर क्या है, उसके अंदर पार्टिकल्स किस तरह के प्रेजेंट है, तो उसी हिसाब से फिर वहाँ पे आप प्लांट भी ग्रो करेंगे। अगर आपके पास सॉइल अच्छा है, ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है, इसके अंदर मिनरल्स या जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है, स्पेशली एसेंशियल अगर वो ज़्यादा है, काफ़ी मिकदार में प्रेजेंट है, तो फिर आप वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की जो क्रॉप्स है वो ग्रो कर सकते हैं, जिसको अच्छी खासी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो फिर आप वहाँ पे ज़्यादा क्रॉप्स जो है वो ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि लैंड जो है दैट इज़ लैंड जो हमारा है, जो कि सॉइल को बनाता है, के ऊपर सॉइल होता है, आमतौर पर हम सादा ज़बान में कह सकते हैं। तो वो सॉइल पर डिसाइड करता है क्रॉपिंग पैटर्न को, और हमारी क्रॉप को डिसाइड करता है कि हम कौन सा क्रॉप इसके ऊपर लगाए। तो जो सॉइल टेक्सचर है, टाइप ऑफ सॉइल है, वो डिसाइड करता है टाइप ऑफ क्रॉप को। एंड अगर आप अच्छी क्वालिटी का क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, सो दैट विल बी बेटर for your health, and it will be means important for food security. So हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए अच्छी क्वालिटी का सॉइल टेक्सचर चाहिए, जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो ज़्यादा हो। अच्छा, ये तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है लैंड रिसोर्सेज में। सेकंड ये है, अगर हम आमतौर पर देखें, कुछ सॉइल ऐसा होता है जिसको ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती। कुछ रेतले टाइप का सॉइल होता है, आप वहाँ पे क्या करें, इरिगेशन करें, इरिगेशन के बाद क्या होता है, इवोपोरेशन डायरेक्टली होती है। इवोपोरेशन का मतलब ये है कि वहाँ से जो पानी होता है वो डायरेक्टली टेम्परेचर की वजह से निकल जाता है, मतलब उसकी चंद वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। और कुछ सॉइल जो होते हैं ना, वो उसको इरिगेट करें, फिर उसके अंदर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा पानी जो है ना वो ऊपर खारिज नहीं होता, वहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं इसको, इवोपोरेशन ज़्यादा इससे नहीं होती। तो वो सॉइल जिससे ज़्यादा इवोपोरेशन नहीं होती वो ज़्यादा बेटर है देन दिस वन, राइट, जिससे ज़्यादा मतलब इवोपोरेशन हो, इससे ज़्यादा बेहतर है कौन सा, वो जिससे ज़्यादा इवोपोरेशन ना हो। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में तकरीबन 79.6 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड प्रेजेंट है, राइट, जिसमें हम जो है ना वो कल्टीवेटेड या कल्टीवेबल जो है, जिसको हम कल्टीवेट करते हैं, वो 22 मिलियन हेक्टेयर्स है। देखिए, हम जो है वो तकरीबन 30% लैंड या 35% लैंड जो है वो सिर्फ यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, इसके अलावा यूटिलाइज़ नहीं करते। उसके डिफरेंट फैक्टर्स है, इरिगेशन सिस्टम की कमी है, या इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम वो नहीं कर सकते, राइट। इसके अलावा कुछ इश्यूज भी है हमारे लैंड रिसोर्सेज के साथ, मतलब लैंड रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में बात करें तो 35% तकरीबन जो है वो लैंड हमने इस्तेमाल किया है
राइट। तो इसके अलावा जो लैंड है वो तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। तो हम ये कह सकते हैं कि लैंड रिसोर्स जो हमारे हैं वो हमने ठीक तरह से इस्तेमाल ही नहीं किया, यूज़ ही नहीं किया। अगर हम इश्यूज़ की बात करें तो इश्यूज़ क्या है, सॉइल डिग्रेडेशन फर्स्ट थिंग है। सॉइल डिग्रेडेशन मीन्स के फ्लड्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, या इसके अलावा ठीक है फ्लड्स होते हैं तो पानी की वजह से सॉइल डिग्रेडेशन होती है, एरोजन होती है। एरोजन से जो फर्टाइल सॉइल होता है वो मूव करना शुरू करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, राइट। तो इसी वजह से फिर क्या होता है, इसी वजह से ये होता है कि हमारा जो सॉइल होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पर रिटेन नहीं होती, न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ रीजन में सैलिनिटी इंक्रीज होती है। सैलिनिटी का मतलब ये है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं, कैल्शियम है या इसके अलावा कुछ ऐसे जो साल्टी टाइप के जो क्या है न्यूट्रिएंट्स है वो ऊपर आ जाते हैं। तो वो क्या बनाते हैं, वो सॉइल को ज़्यादा सैलाइन बना लेते हैं। वाटर लॉगिंग का मसला भी है। वाटर लॉगिंग का मसला उन रीजन्स में है जहाँ पे, और ये आमतौर पर फ्लड्स के दौरान होता है कि कम वाटर को निकालने का कोई रास्ता नहीं होता। लेट सपोज यहाँ से वाटर को निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे वाटर जो है वो जमा हो जाता है, पानी यहाँ पे जमा हो जाता है। जमा होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर वाटर लॉगिंग होती है। वाटर लॉगिंग मीन्स कि ये जो सॉइल है वो सिचुरेट हो जाता है। जितने यहाँ पे सॉइल पार्टिकल है उससे ज़्यादा यहाँ पे वाटर पार्टिकल आ जाते हैं। तो फिर अगर आप यहाँ पे आएंगे, लेट सपोज आप यहाँ पे आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, आप यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, आप डायरेक्टली ज़मीन के अंदर जाएंगे, क्योंकि ये सॉइल जो है आपके ऊपर इतना फोर्स नहीं लगा सकते ड्यू टू ओवर सिचुरेशन, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा ये वाटर लॉगिंग जहाँ भी होती है वहाँ पे हमारा मसला जो है वो ये है कि फिर वहाँ पे आप किसी चीज़ को उगा नहीं सकते। तो एग्रीकल्चर के लिए हमारे जो सॉइल रिसोर्स है, जो लैंड रिसोर्स है, उसमें इरोजन है, सैलिनिटी है, वाटर लॉगिंग है और फ्लड्स आते हैं। तो ये वो सारे फैक्टर्स है जो कि लैंड रिसोर्स को जो ख़राब करते हैं, लैंड रिसोर्स को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, इसको लेस क्वालिटी बनाते हैं, और फिर हमारा जो लैंड रिसोर्स हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। एक और चीज़ भी इसमें ऐड करें कि नेशनल पॉलिसीज़ जो है वो भी ठीक नहीं है। हमारे गवर्नमेंट जो है, जो भी गवर्नमेंट हो, तो वो उसके पास जो प्रॉपर पॉलिसी नहीं है जिसके थ्रू वो क्या करें, जिन पॉलिसी के थ्रू वो इस सिस्टम को बिल्कुल ठीक से चलाए और लोगों को जो है वो ज़्यादा फ़ायदा दे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं वाटर रिसोर्स के ऊपर। देखिए किसी भी रीजन के अगर हम बात करें किसी भी प्लांट के लिए, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके लिए वो वाटर है। तो वाटर रिसोर्स क्या है? वाटर रिसोर्स इज द लाइफ लाइन ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। इरिगेशन एज इंडिस्पेंसिबल ड्यू टू एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट कंडीशन। अगर हम अपनी कंडीशन को देखें तो हमारे कंडीशंस एरिड और सेमी एरिड कंडीशन है। एरिड और सेमी एरिड का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ रीजन जो है वो ज़्यादा क्या है, कुछ रीजन जो है वो ज़्यादा जहाँ पे बारिश की कमी है ज़्यादातर, और खुश्की ज़्यादा है, और कुछ जो है वो सेमी एरिड है। तो इस तरह के क्लाइमेट कंडीशन में इरिगेशन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी। इरिगेशन के बगैर आप क्रॉप ग्रो ही नहीं कर सकते। कुछ रीजन्स है हमारे KPK में स्पेशली अगर हम देखें, कुछ नहीं बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे इरिगेशन सिस्टम बिल्कुल नहीं है। फिर वहाँ वाटर क्या करते, लोग क्या करते हैं, बारानी ज़मीनें हैं वहाँ पे, तो अगर बारिश हो तो लोग फसलें उगाते हैं, प्लांट्स उगाते हैं, और अगर बारिश ना हो तो फिर वो ज़मीनें इस तरह पड़े रहती हैं। और अभी जो है ना वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, राइट, क्लाइमेट कंडीशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो अब क्या हुआ, अब हमारे जो किसान हैं हमारे इलाके में खैबर पख्तूनख्वा के रीजन में, तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से, क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम नहीं है और बारिश भी ठीक टाइम पे नहीं होती, तो फिर वहाँ पे लोग गंदम वगैरह ग्रो नहीं करते बिल्कुल। सोर्सेज अगर हम देखें वाटर रिसोर्सेज के पाकिस्तान में, तो फर्स्ट जो सोर्स है दैट इज़ इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम क्या है, पहाड़, तिब्बत और काबल रिवर से जो पानी आता है वो एक जगह पे जमा हो जाता है और फिर वो एक दरिया बनाता है जिसको हम इंडस रिवर कहते हैं या दरियाई सिंध के नाम से जानते हैं। ये पाकिस्तान का प्राइमरी सोर्स है पानी का। पंजाब का जो पंजाब का हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में 42% या इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, राइट। और इसका जितना भी तकरीबन इरिगेशन सिस्टम है वो पूरा डिपेंडेंट है ऑन इंडस रिवर। इंडस रिवर के ऊपर पूरा डिपेंड करता है, राइट।
इसके अलावा कीपी का रीजन भी और फिर आप जाए नीचे सिंध का जो इलाका है, सिंध भी इंडस रिवर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इंडस रिवर जो है वो बैकबोन है हमारे वाटर सिस्टम में। इसके अलावा ग्राउंड वाटर है। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखें कि ये जो इंडस रिवर सिस्टम है इसका सोर्स जो है वो ग्लेशियर्स है, राइट। ग्लेशियर्स है, चाइना की साइड से या इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के साइड से पानी आता है। तो ठीक है ना, दरिया काबल है या इसके अलावा छोटे छोटे दरिया है, तो सब जो है वो मिलके यहाँ पे फिर जाके गिरते हैं दरिया सिंध में, और दरिया सिंध का पूरा पानी जो है वो फिर पंजाब और दूसरे जो सूबे हैं पूरे सूबों में ये डिवाइड हो जाता है, पूरी सूबों को ये पानी मिलता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो है वो क्या है कि ग्लेशियर से भी बहुत सारा पानी आता है, और इसके अलावा ग्राउंड वाटर है, यानी कि ट्यूबवेल्स वगैरह है। कीपी में क्योंकि ग्राउंड वाटर या जो टेबल है, वाटर टेबल है वो बहुत नीचे है, तो ट्यूबवेल्स कम है, ठीक है ना। वो इलाके जहाँ पे वाटर रिजर्वायर हो, डैम हो बने हुए हों, तो लोग उसके करीब वहाँ पे वाटर टेबल ऊपर होता है, वहाँ पे ट्यूबवेल्स वगैरह होते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ट्यूबवेल्स नहीं है। दूसरी साइड पे अगर हम पंजाब में देखें तो वहाँ पे ट्यूबवेल्स बहुत ज़्यादा है, पानी की कमी ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। रेन वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, लेकिन रेन वाटर के ऊपर जो है जहाँ इरिगेशन सिस्टम है, जहाँ पे ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल्स मौजूद है, वहाँ पे लोग रेन वाटर के ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं करते। इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस हमारे पास ये है कि क्या है, ये जो हमारे पास है वाटर क्या करता है, डिटरमाइंड क्रॉप चॉइस, राइट, सोइंग टाइम एंड यील्ड्स। दो तीन चीज़ें जो है ना वो डिसाइड करता है। क्रॉप चॉइस क्या है? क्रॉप चॉइस ये है कि अगर आपके पास पानी ज़्यादा है तो आप राइस लेट सपोज ग्रो कर सकते हैं, और अगर आपके पास पानी कम है तो फिर आप राइस ग्रो नहीं कर सकते। आप ऐसे प्लांट्स को फिर ग्रो करेंगे जिसको कम पानी रिक्वायर्ड हो, ठीक है ना। अगर आपका जो सॉइल है वो वहाँ पे पानी मौजूद है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, तो आप ग्रो कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो ग्रो नहीं कर सकते। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि सोइंग टाइम, क्रॉप चॉइस एंड यील्ड। अगर आपका पानी ज़्यादा है, टाइम पे इरिगेशन करते हैं, पानी ज़्यादा है, तो फिर आपका यील्ड ज़्यादा होगा, और अगर नहीं है तो आपका यील्ड बहुत कम होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एनेबल मल्टीपल क्रॉपिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। मसला क्या है? यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है और इंटेंसिव फार्मिंग क्या है, ये मैं समझाता हूँ नीचे यहाँ पे, और एक और वो भी है, ऑप्शन भी है। मल्टीपल क्रॉपिंग और इंटेंसिव फार्मिंग, देखिए हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन उनमें एक मसला ये भी है कि अब फूड सिक्योरिटी का इशू है। बहुत सारा जो है दुनिया में अगर हम देखें तो फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। तो अब लोग क्या कहते हैं? अब लोग कहते हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग करो। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब ये है कि आपके पास खेत मौजूद है, खेत में आपने एक गंदम उगाया हुआ है, या एक खेत है, इस खेत में आपने गंदम उगाया हुआ है, लेट सपोज गंदम उगाए हुआ है। अभी गंदम मैच्योर हुआ है या मैच्योर नहीं हुआ है, आप क्या करते हैं? आप यहाँ पे और प्लांट्स यहाँ पे उगाना शुरू करते हैं। आप यहाँ पे क्या करते हैं? इसके साथ और प्लांट्स उगाना शुरू करते हैं। अगर आपके पास पानी वाफिर मकदार में है तो आप इसके अलावा प्लांट जो है ना वो उगा सकते हैं, और अगर पानी वाफिर मकदार में नहीं है तो फिर आप उगा नहीं सकते। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, फिर मल्टीपल क्रॉपिंग इसी को कहते हैं, या इसके अलावा इसके डिफरेंट टाइप्स है, तो मैं आपको समझाता हूँ। इसके मल्टीपल क्रॉपिंग को मेरे ख्याल में आपको समझ आई है। अब अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो उनमें से फर्स्ट हमारे पास है साइमल्टेनियस क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉप्स आर प्लांटेड एंड ग्रोन टुगेदर, राइट, पोटेंशियली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे क्या करते हैं? गंदम उगाते हैं, गंदम के साथ साथ यहाँ पे गंदम भी उगाया हुआ है आपने, और इसके साथ साथ क्या करते हैं? इसके साथ सरस के जो प्लांट है, सरसों के प्लांट जो है ना वो भी बरसी का कॉम्पेस्ट जिसको कहते हैं वो भी इसके साथ ग्रो करते हैं। तो इसको फिर साइमल्टेनियस क्रॉपिंग कहते हैं। आप एक सीजन में दो तीन डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स एक जगह पे उगाते हैं, जो एक जगह पे ग्रो करते हैं। इंटरक्रॉपिंग क्या है? इंटरक्रॉपिंग का मतलब ये है कि डिफरेंट क्रॉप्स जो है आर ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड ऑफन बेनिफिट फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री कैरेक्टरिस्टिक लाइक। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम एक क्रॉप को क्या करते हैं? इसको हमने ग्रो किया हुआ है, गंदम है, इसके साथ तो ये है क्या नाम है, बरासी का है, इसके अलावा एक और प्लांट भी है। तो हम इसका मेन मकसद ये होता है, हम इसलिए सब उगाते हैं एक जगह पे ताकि यहाँ पे क्या हो? कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स। कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट का मतलब ये है
कि इस प्लांट से इसको फ़ायदा है और इससे इसको फ़ायदा है, एक दूसरे को सबसे फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा किस तरह होगा? फ़ायदा पॉलिनेशन में होगा। कुछ इंसेक्ट्स है जो कि सपोज करें वो आते हैं इस सर्च प्लांट के लिए, मतलब ब्रासिका के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं, पोलन ट्रांसफ़र जो गंदम में है, इसके अलावा जो प्लांट आपने उगाया हुआ है उसके पोलन ट्रांसफ़र में भी हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये इंटरक्रॉपिंग है। रिले क्रॉपिंग का मतलब है अ सेकंड क्रॉप इज प्लांटेड while the first crop is still maturing allowing for a continuous harvest। जिस तरह पहले मैंने एग्जांपल दिया कि आपके पास क्या है, आपके पास फील्ड है, आपके पास फील्ड है, फील्ड में आपने जो है ना वो एक प्लांट को ग्रो किया हुआ है, राइट, ये पहले से मौजूद है। आप समझ रहे हैं कि ये प्लांट जो है वो तो फूड बन रहा है इसके ऊपर, लेट सपोज इसका जो ना फ्रूट है, फ्रूट इसके ऊपर बन रहा है या बनने वाला है या बन गया है। तो आप क्या करते हैं, आप सोच रहे हैं कि ये जो है ना अभी मेच्योर हो गया है, तो इसकी मेच्योरिटी से पहले आप क्या करते हैं, एक और प्लांट यहाँ पे उगाते हैं, आप एक और प्लांट यहाँ पे उगा लेते हैं। तो ये जब आप ख़त्म करते हैं, यहाँ से ये निकालते हैं ना, तब तक ये प्लांट भी बढ़ चुका होता है। इसको कहते हैं रिले क्रॉपिंग। तो मतलब क्या हो, मतलब ये है कि मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल है, ये सब कुछ पॉसिबल है अगर आपके पास पानी वाफिर मिकदार में अवेलेबल है। मतलब क्या हुआ, पानी की हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, वाटर रिसोर्स की बात करते हैं कि वाटर अगर आपके पास ज़्यादा है तो इसकी ज़्यादा बेनिफिट्स है, आपके पास फूड सिक्योरिटी का इशू नहीं होगा। इस तरह मल्टीपल क्रॉपिंग करें, जिसमें से मल्टीनियस क्रॉपिंग है, इंटर क्रॉपिंग है या रिले क्रॉपिंग, उनमें से सब कुछ आप करें तो आपके पास जो मसाइल है वो सारे मसाइल आपके क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, जो ज़्यादातर वाटर सिक्योरिटी के मसाइल है, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट इंटेंसिव फार्मिंग है। इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब यही है कि आप क्या करते हैं, आप यील्ड को इंक्रीज करते हैं, किसी भी जरिए से, किसी भी तरीके से आप चाहते हैं कि आपका यील्ड जो है ना वो दोगुना हो जाए, तो इसके लिए आप मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के हालात की बात करें, तो पाकिस्तान में मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल, अगर मैं कहूँ मुश्किल है, पॉसिबल तो होगा लेकिन बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारे हाँ पानी की कमी है, वाटर स्कर्सिटी है। वाटर स्कर्सिटी का जो थ्रेशोल्ड है वो 1000 से नीचे जा चुका है। अब अगर ये जिस तरह बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत पहले हमें खबरदार किया है कि 2025 में हमारे जो वाटर टेबल है, वाटर scarcity threshold है, that will hit 800 मीटर क्यूब, राइट, पर कैपिटा वाटर। उन्होंने कहा कि आप लोगों का ये जो है इतना पानी कम हो सकता है। अगर 800 मीटर क्यूब तक आ जाता है तो फिर हम बहुत ही डेंजर सिचुएशन में हैं। अभी तक तो जो हमारे पास जो क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है 1000 मीटर क्यूब में है, और ये वाटर स्कर्सिटी का थ्रेशोल्ड है। हमने वाटर स्कर्सिटी का थ्रेशोल्ड जो है वो टच किया है, ठीक है ना। बहुत सारी और भी इसके अलावा इश्यूज है। एक इशू ये है और इसके अलावा दूसरा इशू जो है वो ये है कि हमारा वाटर टेबल जो है वो नीचे जा रहा है मसलसल, और हम पानी ज़मीन से निकाल रहे हैं, और इस पानी जो नीचे से निकाल रहे हैं उसमें ज़्यादा जो वाटर है वो सैलाइन वाटर है, तो सैलिनिटी इससे बढ़ती जा रही है। तो हमने बात की 2-3 चीज़ों की पर। हमने फर्स्ट बात की लैंड रिसोर्स के ऊपर, इसके बाद हमने वाटर रिसोर्स के ऊपर बात की। अब नेक्स्ट जो है ना, थर्ड हमारे पास है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से मुराद क्या है, जितनी भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, खाओ प्लांट है, एनिमल है, या इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है ना। क्या इसको फ्लोरा एंड फाना कहते हैं। तो फ्लोरा एंड फाना जो कुछ भी है इसको हम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कहते हैं, मतलब लिविंग रिसोर्सेज हमारे पास जो है इसको कहते हैं। क्रॉप्स एंड लिवस्टॉक स्पीशीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पोलिनेटर एंड सॉइल फाना। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्रॉप्स हैं, तो क्रॉप्स तो वैसे भी डायरेक्टली एग्रीकल्चर का हिस्सा है, बेस है एग्रीकल्चर का। लिव स्टॉक जो गाय भैंस वगैरह हम पालते हैं, लिव स्टॉक वो भी एग्रीकल्चर का मेन हिस्सा है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सवाल ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया वो किस तरह एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बैक्टीरिया जो है उस एग्जांपल हमने लिया हुआ है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो हमें नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, राइट।
नाइट्रोजन फिक्स कर देता है। या कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि डिकम्पोजिशन करते हैं। फंजाई है हमारे पास, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर आप देखें इस डायग्राम में आप आ जाएं, इस डायग्राम में देखें तो कुछ बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है, कुछ जो है ना डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स ये नहीं समझाऊंगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, इसके ऊपर मैं अलग इंशाल्लाह एक लेक्चर तैयार करूंगा आगे, इसी कोर्स में आएगा भी। और मैं वैसे भी बायोलॉजी के बहुत सारे लेक्चर्स तैयार कर रहा हूँ, इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे इंशाल्लाह मैं वैसे भी अपलोड करूंगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये है, ब्रीफली में समझाऊं कि नाइट्रोजन आमतौर पर N2 फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉरी N, अच्छा एक मिनट, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास इस फॉर्म में प्रेजेंट है N2 में। मतलब अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्म इसका ये है, राइट, 3 बॉन्ड तो नाइट्रोजन के दरमियान प्रेजेंट है। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसको हम किसी भी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते। हमें क्या चाहिए, हमें नाइट्रोजन चाहिए इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, इन दो फॉर्म में से किसी फॉर्म में हमें नाइट्रोजन चाहिए। तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन जो है ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही तैयार कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट्स को देते हैं और प्लांट्स इसी के थ्रू क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन के लिए, डीएनए के लिए और इसके अलावा बहुत सारे जो बायोमॉलिक्यूल है उसके लिए नाइट्रोजन एसेंशियल है। नाइट्रोजन के बगैर वो कोई मॉलिक्यूल जो है उसका पूरा ढांचा बन ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन तो एसेंशियल है, फिर इस एसेंशियल मॉलिक्यूल में जो मेन रोल है वो बैक्टीरिया प्ले करता है, ठीक है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बायोलॉजिकल रिसोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल एग्रीकल्चर सेक्टर में प्ले करता है। पॉलिनेटर्स से मुराद क्या, पॉलिनेटर से मुराद इंसेक्ट्स है, क्या है, इंसेक्ट्स हैं। देखिए हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, उस ये नहीं कह सकते आपके एग्रीकल्चर जो है उससे मुराद सिर्फ और सिर्फ क्या है, एग्रीकल्चर से मुराद सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स है। प्लांट्स इंसेक्ट्स के बगैर कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि एक प्लांट है, लेट्स सपोज आपके पास एक प्लांट है, तो इस प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर होता है, लेट्स सपोज इसका फ्लावर है, इस फ्लावर से इसके पोलन्स ट्रांसफर होंगे यहाँ पे करीब एक और प्लांट के फ्लावर में, और इससे फिर क्या होगा, इससे हमारे पास सीड्स बनेंगे। तो ये पोलन ट्रांसफर होते हैं फ्लावर्स के दरमियान, इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए हमें इंसेक्ट्स चाहिए, राइट, क्या चाहिए, इसके लिए हमें इंसेक्ट्स चाहिए, राइट। ये लेट्स सपोज एक इंसेक्ट मैंने बनाया, तो इसके लिए हमें इंसेक्ट्स चाहिए। इंसेक्ट्स क्या करते हैं, ये काम करते हैं, राइट। सॉइल फाना मींस, सॉइल फाना से मुराद सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या सॉइल के अंदर जो एनिमल्स है उस वो मुराद है। तो ये सब जो है वो मिलके क्या है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर कुछ भी जो है वो कंप्लीट नहीं है। आगे क्या है, आगे हमारे पास आगे हमारे पास है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनका रोल क्या है, क्या है इनका रोल क्या है। तो फर्स्ट हमारे पास है फर्स्ट क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है। जेनेटिक डाइवर्सिटी एग्रीकल्चर में क्या रोल है, एग्रीकल्चर में अगर पॉलिनेशन हो रही है, पॉलिनेशन प्रॉपरली हो रही है, ठीक है, और पॉलिनेशन किस तरह के, एक प्लांट है, लेट्स सपोज यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस प्लांट से जो है ना उसके पोलन्स यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं या इधर ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब क्रॉस पोलिनेशन हो रही है। तो फिर क्रॉस पोलिनेशन में क्या है, तो फिर क्रॉस पोलिनेशन में हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, मतलब जेनेटिकली ऑर्गेनिज्म ज़्यादा डाइवर्स हो जाते हैं। फिर इसका फ़ायदा है, फ़ायदा क्या है, ब्रीडिंग, हाई यील्डिंग ब्रीडिंग यहाँ पे आ जाती हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आती है, जब वेराइटीज़ इंक्रीज़ होते हैं तो पेस्ट रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है। पेस्ट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि फंजाई और बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इसके प्लांट्स का जो इम्यून सिस्टम है वो मज़ीद मजबूत हो जाता है इससे, ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले इम्पॉर्टेंट रोल एंड सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी इससे इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जहाँ पे मौजूद हो तो वो सॉइल पे ज़्यादा फर्टाइल होता है, राइट। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया या डिकम्पोजिशन की मैंने एग्जांपल दी थी, जो कुछ बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, तो जो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं उधर हमारे पास क्या है, वो सॉइल भी ज़्यादा फर्टाइल होता है। चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस अब हमें जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में हमारे चैलेंजेस सामने आ रहे हैं वो ये है कि जेनेटिक एरोजन हो रही है। जेनेटिक एरोजन क्या है, जेनेटिक एरोजन से मुराद क्या है, जेनेटिक एरोजन से मुराद है कि डाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है। क्यों ख़त्म हो रही है, क्योंकि हम मोनोकल्चर कर रहे हैं।
मोनोकल्चर और ये जेनेटिक इरोजन को पहले समझे। जेनेटिक इरोजन रेफर्स टू द लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन अ पॉपुलेशन और स्पीशीज ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ हम क्या करते हैं, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो रही है, मतलब जीन्स की डाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है। एक तरह के हम क्रॉप्स जो हैं वो उगा रहे हैं। मोनोकल्चर से मुराद ये है कि आप सेम तरह के प्लांट्स बार बार उगा रहे हैं, तो इसको मोनोकल्चर कहते हैं एग्रीकल्चर में, राइट। अब जेनेटिक इरोजन का मतलब ये कि इसकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जो डाइवर्सिफिकेशन है वो ख़त्म हो रही है। तो ये फिर हमारे पास क्या है, इससे मसला ये पैदा हो जाता है कि प्लांट जो है वो ज़्यादा क्या हो जाता है, ज़्यादा रेजिस्टेंट नहीं होता अगेंस्ट पेस्टिसाइड, वो उसका हैबिटेट लॉस होता है, वो प्लांट आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाता है, यील्ड कम हो जाता है और प्लांट फिर इसी तरह से ख़त्म हो जाता है, एक्सटेंट हो जाता है। तो ये इसके नुकसानात है। तो बायोलॉजिकल हमने बात की बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के ऊपर, इससे पहले हमने लैंड रिसोर्स के ऊपर बात की। लैंड रिसोर्स के को पढ़ने के बाद हमने जो है वो वाटर रिसोर्स को डिटेल से समझा। वाटर रिसोर्स को समझने के बाद हमने बायोलॉजिकल रिसोर्स को समझा और हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास सोलर एनर्जी है। देखिए सोलर एनर्जी में मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा और वो ये है कि आप प्लांट्स जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है। प्लांट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारा लिव स्टॉक भी डिपेंडेंट है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी न किसी तरह डिपेंडेंट है। कुछ हमें अगर हम बात करें तो हम खाने के लिए भी प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा ऑक्सीजन भी हमें चाहिए, इस तरह एनिमल्स को ऑक्सीजन भी चाहिए और वो ज़ाहिर है हर्बिवोरस है तो उसको प्लांट्स भी चाहिए, ठीक है ना। तो पूरा निज़ाम जो है वो प्लांट चलाते हैं और प्लांट खुद जो है वो सोलर एनर्जी के लिए क्या तरस रहे हैं, वो उसको सोलर एनर्जी चाहिए। तो वो सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए क्या करते हैं, प्लांट अपना बुनियादी मॉलिक्यूल्स है वो बनाते हैं, राइट। सोलर एनर्जी जो है ये इनडायरेक्टली हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे हम फ़ायदा ले सकते हैं। फोटोसिंथेसिस के अलावा जब हम आर्टिफिशियली काम करते हैं तो ग्रीन हाउस बनाते हैं, सोलर पावर्ड इरिगेशन करते हैं, मतलब सोलर सेल्स लगाते हैं, इसके थ्रू इरिगेशन करते हैं, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं सोलर एनर्जी के थ्रू। हम अभी जो है ट्यूबवेल्स वगैरह, गवर्नमेंट के बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, इनिशिएटिव्स देखते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो ट्यूबवेल्स लगाती है लोगों के लिए इरिगेशन पर्पस के लिए। हमारा जो मेन मकसद है वो फोटोसिंथेसिस का है। फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। लाइट एनर्जी के थ्रू क्या बनाते हैं, लाइट एनर्जी के थ्रू अपना खुराक तैयार करते हैं। लाइट एनर्जी के थ्रू खुराक तैयार करते हैं। किस तरह तैयार करते हैं, प्लांट्स के अंदर लीव्स में हमारे पास क्लोरोफिल्स मौजूद होते हैं। क्लोरोफिल जो है वो फिर केमिकल एनर्जी को जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इसके साथ साथ क्या बनाते हैं, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन भी हमें देते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे देखेंगे। आज के लिए काफ़ी है। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।